नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसमें हम आपको बताते हैं कि कौन सी खबर कोरोना वायरस से जुड़ी हुई जो है वो सही है और कौन सी अफवाह है। आज हम चर्चा करना चाह रहे हैं आर वैल्यू की, और वो इसलिए क्योंकि भारत में लगातार आर वैल्यू नीचे बनी हुई है, जिसका मतलब यह है कि शायद भारत में अब महामारी पर कुछ न कुछ काबू होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आर वैल्यू नीचे ही रहती है तो यह बीमारी ज्यादा फैलेगी नहीं, महामारी धीमी रहेगी। हम आपको बता दें कि इस वक्त भारत में आर वैल्यू 1 के नीचे गिर चुकी है, जो कि एक अच्छी बात है, ये एक खुशखबरी। और ये सितंबर की शुरुआत से होता हुआ नजर आ रहा था। अगस्त में अगर हम देखें तो 1.17 आर वैल्यू उस वक्त थी, जो कि अब घटकर 0.92 हो चुकी है। इसका मतलब क्या है? आर वैल्यू दरअसल वो नंबर है जो आपको बताता है कि संक्रमण कितनी तेजी से फैल रहा है जनसंख्या के अंदर। 1 का मतलब होता है कि एक शख्स अपनी बीमारी एक और शख्स को दे रहा है, यानी 1 से बढ़ गया तो एक शख्स 2 या 3 जो भी आर वैल्यू है, 1.2 है, 1.3 है, उतने लोगों को अपनी बीमारी फैला रहा है। अगर 1 से नीचे रहा तो इसका मतलब यह है कि आपकी बीमारी जो है वो एक आदमी से भी कम में आगे फैल रही है, यानी कि महामारी कम फैल रही है। अब आपको बता दें कि हालांकि आर वैल्यू देश का 1 से कम है, लेकिन कुछ जो बड़े शहर हैं वहां पर आर वैल्यू अभी 1 के ऊपर है। इसमें मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु हैं जहां पर अभी 1 के ऊपर आर वैल्यू है। और आपको अगर तीसरी वेव को आने से रोकना है तो आर वैल्यू पर ही हमको काबू रखना होगा। पिछली बार जब आर वैल्यू ऊपर गया था, यानी कि मार्च 9 से अप्रैल 21 के बीच में 1.37 देखा गया था, उस वक्त दूसरी वेव आई थी। अच्छी खबर एक ये भी है कि इस वक्त महाराष्ट्र और केरल, जहां पर पहले बहुत ज्यादा मामले आ रहे थे और वहीं पे अभी ज्यादा मामले आ रहे हैं, वहां पर आर वैल्यू 1 के नीचे है। ये एक बड़ी राहत की बात है और हम उम्मीद यही करते हैं कि आर वैल्यू लगातार नीचे ही रहेगी। चलिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, जो कि चेयरमैन हैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के मेदांता गुड़गांव में, और डॉक्टर सुभाष सालुंखे हैं जो कि सदस्य हैं राष्ट्रीय कोविड टास्क फोर्स के। शुरुआत आपसे करना चाहेंगे डॉक्टर चंद्रा, आर वैल्यू का 1 के नीचे होना, इसकी क्या अहमियत है? हाँ, जैसा कि अभी आपने अंजलि बताया कि आर वैल्यू कम होना एक अच्छी बात है, और अगर 1 के नीचे रहती है तो इसकी संक्रमण करने की संभावना एक आदमी से भी कम हो जाती है। जब हमारी सेकेंड वेव चल रही थी तो आर वैल्यू करीब करीब 2 तक पहुंच गई थी। तो इसका मतलब यह है कि उस वक्त कितनी ज्यादा हाई इन्फेक्टिविटी रेट थी, और उस वक्त जो हमारा एपिडेमिक एक तेजी के साथ जो बढ़ गया था, वो अब हम आर वैल्यू को देख के बता सकते हैं कि कम हो गया। और केरल में भी अभी आपने बताया कि 1 से कम हो गया है, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल ये है कि कहीं पे जरा सी आर वैल्यू में उछाल भी आ रहा है। अभी रिसेंटली देखा गया पिछले 1 हफ्ते में। तो इसका मतलब ये है कि हमें बहुत अभी सतर्क रहना है, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि 3rd वेव आने की आशंका अभी खत्म नहीं हुई है, वो हो सकती है। तो इसलिए हमें तैयार रहना है और अपने सारे जो गियर्स हैं, सारे अपनी प्रिवेंशन है, प्रिकॉशंस है, वो मेंटेन करना है, तभी हम लोग 3rd वेव से बच पाएंगे। इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस यही है कि हमें 3rd वेव से अपने आप को बचाना है, और अगर आ भी जाए तो उसको मिनिमम इन्फेक्टिविटी पे रखना। जी डॉक्टर सालुंखे, हम अगर रफ्तार देखें इस वक्त टीकाकरण की तो ये लगातार ऊपर बढ़ी है। पिछले 7 दिन का औसत देखते हैं तो करीब 91 लाख प्रतिदिन रोजाना का हम देख रहे हैं टीकाकरण का, लेकिन फिर भी आर वैल्यू कम रहती है। तो ये मौका अच्छा होता है टीकाकरण पर जोर देने का, ताकि आगे की लहरों को आने से रोका जाए। लेकिन फिर भी अगर हम दिसंबर का टारगेट लेके चलते हैं तो ये गति अभी धीमी है। बिल्कुल धीमी है, और मुझे लगता है कि आर वैल्यू का इंपॉर्टेंस तो है ही, लेकिन ये स्टैटिस्टिकल नंबर है और ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंडेंट है कि भाई अर्ली डिटेक्शन कैसे होता है, टेस्टिंग कैसे होता है, क्वालिटी ऑफ टेस्टिंग कैसे होती है, वगैरह वगैरह। मगर ये बात पक्की है
कि जब कोई एक व्यक्ति के पास वो इन्फेक्शन है, यानी वायरस उनके शरीर में है, तो उस व्यक्ति से कितने लोगों को बाधा हो सकती है और कितने ज्यादा मरीज हो सकते हैं, 1 से 2 या 2 से 4। तो आर वैल्यू का अपना एक वैल्यू या इंपॉर्टेंस है, लेकिन उसी के ऊपर पूरा डिपेंडेंट हम नहीं रहेंगे। हालांकि आपने जैसे बिल्कुल सही कहा कि हमारे वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है, अब देखिए आज हमारे हिंदुस्तान में नॉर्थन इंडिया और सदर्न इंडिया, जैसे केरल है, महाराष्ट्र में है, आपको डिफरेंस दिखता है। नॉर्दर्न इंडिया के जो भी सर्वेस हुए हैं, सीरो सर्वेस, उसमें 75-80% पॉपुलेशन में ऑलरेडी इन्फेक्शन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी या वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी की जो एक अपनी रफ्तार दिखती है, वो बहुत अच्छी तरह से हमें प्रोटेक्ट कर रही है। क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? क्योंकि आज जो वायरस सर्कुलेट हो रहा है, डेल्टा वेरिएंट, उसमें अगर दुर्भाग्यवश अगर उसमें कहीं चेंज हो गया, म्यूटेशन हो गए, तो हम लोगों को तकलीफ होगी। और उसको ही टालने के लिए हमें 2 चीजों की बहुत ही सख्त जरूरी है कि दिसंबर एंड तक कम से कम 70% लोगों को 2 डोसेस कैसे मिले, ये हमारे पास हमारा ये टारगेट या गोल होना चाहिए। अब जो मान लीजिए कि कल 90 लाख हो गया, उसके पहले 2 करोड़ हो गए। अब ये जो कोई वैक्सीनेशन की रफ्तार है वो कांस्टेंट अगर हम बढ़ाएं, गोल ये है कि कम से कम 70% पॉपुलेशन पूरी हिंदुस्तान की, एटलीस्ट एडल्ट 18 एंड अबव, उसको हम 2 डोसेस से प्रोटेक्ट करेंगे, तो ये जो आर वैल्यू का एडवांटेज हमें आज मिल रहा है वो सस्टेन रहेगा। और सबसे क्रिटिकल बात यह है कि अगर इस दौरान वायरस में कोई म्यूटेशन हो तो हम लोगों को तकलीफ होती है और होगी। और इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में कोई भी हमें रिलैक्सेशन नहीं, मास्क का वापर करना, उसका इस्तेमाल करना ये ऑब्लिगेटरी है। लोगों ने इकट्ठा नहीं आना और अननेसेसरी भीड़ नहीं जमा करना, वो ये ऑब्लिगेटरी है, ये चॉइस नहीं है हमारे पास में। तो आर वैल्यू कितनी है, उसके साथ साथ में हम दिसंबर एंड तक कितना वैक्सीनेशन बढ़ाएंगे, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि हम कितने रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कर रहे हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर कर रहे हैं, ये तीनों चीज डिपेंडेंट रहेगा। जी बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर चंद्रा, एक चिंता की बात यह जरूर है कि जो हमारे शहर हैं, जो कि अक्सर देखा जाता है सभी जगह ही कि क्योंकि शहर में घनत्व ज्यादा होता है, वहां आर वैल्यू को काबू में लाना मुश्किल हो जाता है। और अगर ऐसे हॉटस्पॉट्स बने रहते हैं तो हमेशा डर होता है कि अगर आपका एवरेज देश का आर वैल्यू कम है भी तो कहीं ना कहीं से शुरुआत फिर से हो सकती है। तो आर वैल्यू का ऐसे लोकलाइज तरीके से मॉनिटरिंग कितनी जरूरी हो जाती है? देखिए, ये एक तरीका है जानने का कि हमारे जो सोसाइटी है या जो शहर है या जो भी रीजन है उसके अंदर कैसे हमारा वायरस आगे बढ़ेगा या कैसे इन्फेक्शन फैलाएगा, उसकी एक माप है ये आर वैल्यू। बट जैसा कि अभी डॉक्टर सालुंके ने भी बताया कि हम लोगों को सिर्फ इस माप, ये तो एक मतलब एक तरीका है जानने का, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए तो हमें अपने स्टेप्स कंटिन्यू रखने पड़ेंगे। सिर्फ आर वैल्यू को नहीं खोजना है, हमको ये जानना है कि भाई हमें जैसे मास्क लगाना या जो भी, और हमारे वैक्सीनेशन सबसे बड़ी चीज़ है। अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि लोग वैक्सीनेशन से डर रहे हैं, बहुत से लोगों ने एक ही लगवाया, दूसरा लगवाने नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए वैक्सीनेशन एक मास स्केल पे, और हमें अगर हमारी जो ये कहते हैं विश लिस्ट है, जो हमारी फिगर है कि अगर हम 2 करोड़ कर पाएं तब हम करीब 70% लोगों को इस दिसंबर तक कर पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग 2 करोड़ नहीं करते हैं तब भी हम लोग, जैसा कि आपने बताया, तो सिर्फ 50% लोग कर पाएंगे। अगर हम 1 करोड़ करते हैं तो वो भी हम कई बार नहीं पकड़ पा रहे हैं। जैसे कल बताया 90 लाख था, उसके पहले 70 लाख था। तो इस तरीके से हमें कॉन्स्टेंटली वैक्सीनेशन को सबसे पक्का करना है। लेकिन डॉक्टर चंद्रा, अगर हम उस जनसंख्या के हिस्से को भी नजर में रखें जो एक्सपोज हो चुका है नेचुरल तरीके से, क्योंकि जब डेल्टा फैला तो बहुत से लोगों, और सेरो सर्वे ने भी हमें इंडिकेशन दिए कि एक बड़ी आबादी के एक बड़े हिस्से को एक्सपोजर हो चुका है, तो फिर क्या हम उम्मीद ये नहीं कर सकते कि 50 या 60% की अगर हो जाए इम्यूनाइजेशन, बाकी की बची हुई नेचुरल इम्यूनिटी से काम चले?
हो सकता है। देखिए, नेचुरल इम्यूनिटी को वैक्सीनेशन की इम्यूनिटी के बराबर या उससे अच्छा माना गया, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अभी हम उस चीज को 100% नहीं कह सकते कि हाँ भाई 70% सीरो पॉजिटिविटी हो गई या 80% सीरो पॉजिटिविटी हो गई है तो अब इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि म्यूटेशन एक बहुत बड़ी चीज है जो कि वायरस में होती है। और शायद इसी सीरो पॉजिटिविटी की वजह से हम लोग अभी थर्ड वेव को डिले कर दिया, क्योंकि जो मैथमेटिकल मॉडल्स बने थे उसके हिसाब से सितंबर फर्स्ट वीक में ये उम्मीद थी कि थर्ड वेव की शुरुआत हो जाएगी जी। क्योंकि जितने भी मैथमेटिकल मॉडल्स 8 कंट्रीज की एक स्टडी हुई जिसमें देखा गया कि 3 महीने के बाद ये थर्ड वेव आने की संभावना थी। जैसे कि फर्स्ट वेव भी 3 महीने के बाद आई, सेकेंड वेव भी फर्स्ट वेव के 3 महीने के बाद सेकेंड वेव आई, जो कि करीब 3 गुना ज्यादा घातक। और जिन कंट्रीज में थर्ड वेव आई है वो सेकेंड वेव से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनी। तो इसलिए हमें बहुत ही सतर्क रहना है, वैक्सीनेशन कराना है, और ये जानते हुए भी कि हाँ भाई हमारे सीरो पॉजिटिविटी रेट अच्छी है, लेकिन फिर भी हमें एक पॉपुलेशन वाइड तरीके से अपने आप को संरक्षित रखना है, सही रखना है। बिल्कुल। आप दोनों हमारे साथ बने रहें, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे तो चर्चा करेंगे कि ये जो वैक्सीनेशन की रफ्तार है इसको और कैसे बल दिया जा सकता है और हम खुद इंडिविजुअल्स, हम नागरिक क्या कर सकते हैं जिससे हम इसको बल दे सके। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। कोरोना वायरस की महामारी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रवीण चंद्रा और डॉक्टर सालुंके जुड़े हुए हैं। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ बने रहने के लिए। डॉक्टर सालुंके, हम बात कर रहे थे कि टीकाकरण की जो रफ्तार है, टीकाकरण की जो गति है, वो किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है। हम अब कह रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़ गया है, यहां तक कि स्थिति यह है कि अब कुछ वक्त बाद हम एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे, लेकिन फिर भी क्या इस वक्त लोगों के अंदर अभी भी हिचकिचाहट बाकी है? दूसरा ये कि ये भी देखने को मिल रहा है कि एक डोज तो आपने ले ली, अब जबकि महामारी धीमी हो गई है तो लोगों को लगता है कि वो सेफ है और दूसरी डोज लेने नहीं पहुंचते। बिल्कुल सही है, और यही बहुत बड़ी समस्या बनने वाली है। देखिए, मार्क माय वर्ड, हमारे कंट्री में बिकॉज ऑफ, जैसे मैंने कहा कि एक नेचुरल इन्फेक्शन हो गया है, अभी वैक्सीन भी बढ़ रहा है, अभी वी आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स एंडेमिसिटी, जिसे कहते हैं ना कि भाई ये वायरस तो रहेगा लेकिन उससे ज्यादा, उसकी वजह से बहुत लोग बीमार नहीं होंगे और मृत्यु भी कम हो जाएगी। जैसे जैसे ये स्थिति बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लोगों में ये उदासीनता आएगी। अब तो क्या ज्यादा बीमार भी नहीं हो रहे, मर भी नहीं रहे, तो क्या वैक्सीन लेना। ये सबसे खतरनाक चीज है कि जिसकी वजह से हम लोगों को तकलीफ होने वाली है। क्योंकि देखिए, वायरल डिसीज के बाद में इम्यूनिटी, नेचुरल इन्फेक्शन के बाद में इम्यूनिटी आती है, और इस डिजीज में भी इस रोग में भी, बीमारी में भी आ रही है। वो कितने दिन रहेगी? डॉक्टर, मेरे पास थोड़ा वक्त कम रह गया है, जाते जाते डॉक्टर चंद्रा 1 मिनट में आपसे ये जानना चाहेंगे कि शुरू में जिन्हें टीके लगे, रफ्तार को देखते हुए, क्योंकि अब काफी वक्त हो जाएगा जब तक सबका टीका लग पाएगा, उनका क्या होगा जो जिनको शुरू में लगे, उनकी इम्यूनिटी का? ओके, तो देखिए ये बात आपको बता दें कि टीका लगने से जो इम्यूनिटी आती है, ये माना जा रहा है कि कम से कम वो 6 मंथ्स to 1 year एग्जिस्ट करेगी। ठीक, क्योंकि उससे एंटीबॉडी बनते हैं और एंटीबॉडी उसके बाद कम होने लगते हैं। लेकिन बॉडी बहुत स्मार्ट है, अपनी बॉडी के अंदर एक टी सेल्स भी होते हैं जो कि इन वायरसेस को या जो हमने जो वैक्सीन दिया उसको पहचान लेते हैं जी, और उसकी फोटो अपने पास जमा कर लेते हैं, चाहे वो एंटीबॉडीज ना हो। लेकिन जब वो वायरस घुसेगा शरीर में तो उसकी तुरंत कंप्यूटर से जानकारी हमारे शरीर के कंप्यूटर से पता लग जाएगी और एंटीबॉडीज बन जाएंगी। ठीक है, चलिए, ये एक अच्छी बात है, शरीर भूलता नहीं है, याद रखता है और हमें बचाता है। शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। जाते जाते आपको याद दिला दें कि वैक्सीन लगवाएं और मास्क पहने। नमस्कार।